गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिक्सिया जो कि ब्रायोफाइटा का एक सदस्य है इसके बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रिक्सिया जो है वो ब्रायोफाइटा का मेंबर है और ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स, उनके सामान्य लक्षण, उनका वर्गीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हुए कि ब्रायोफाइटा है क्या, ब्रायोफाइटा के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रायोफाइटा जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसकी जो रीज़न है वो ग्रीक शब्द से हुआ है, जिसमें कि ब्रायोस और फाइटो की बात की थी। ब्रायोस मतलब मॉस और फाइटो का मतलब था प्लांट। और इसके अंतर्गत जो है बहुत ही सिंपल और प्रिमेटिव प्लांट्स को रखा गया था ब्रायोफाइटा में, और इन्हें जो है प्लांट किंगडम में जो है थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया था। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि ब्रायोफाइटा को जो वो एम्फीबियंस प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। और हमने ये भी कहा था कि जो ब्रायोफाइट है वो जो है मोस्टली जो है वो नम और छायाधार स्थलों पर पाए जाते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो है मेनली थैलोइड होती है। हमने ये भी जाना था कि इसमें जो है ब्रायोफाइटा में किसी भी प्रकार के संबंध उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ हमने बेसिक कैरेक्टर ब्रायोफाइटा के पढ़े थे। उनसे हम आगे बढ़ते हुए इनके मेंबर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम मेंबर पढ़ेंगे वो कौन सा मेंबर है? रिक्सिया। तो रिक्सिया पढ़ेंगे हम, अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जानेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले आप इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें। डिवीज़न इसका ब्रायोफाइटा है, क्लास इसकी हिपेटिकोप्सिडा है, ऑर्डर मार्केंशियल से, फैमिली रिक्सिएसी और जीनस रिक्सिया है। और स्पीशीज़ कौन कौन सी होती हैं इसकी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि राजस्थान में कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है रिक्सिया की और इंडिया में कौन सी पाई जाती है। तो ये प्लांट एक जनरल सा प्लांट सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है आपको। ये प्लांट किसका है? रिक्सिया का। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है और ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिर्फ रिक्सिया की सिस्टमेटिक पोजीशन आपसे पूछी जाती है। अब देखते हैं हम कि जो रिक्सिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है और इसका आवास हैबिटेट इसकी क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीनस वाज नेम्ड बाय एफ रिक्की। इटालियन बॉटनिस्ट के नाम पर जो है इस जीनस को नाम दिया गया है रिक्सिया। तो ये साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट या इटालियन बॉटनिस्ट है एफ रिक्की, जिनके के नाम पर जो है रिक्सिया जीनस को नाम दिया गया है। ये आपसे जो है कई बार वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के या जो पार्ट ए में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार आपसे पूछा जाता है। अब हमने बात की थी अभी स्पीशीज़ की, तो लगभग विश्व में हर जगह पाया जाता है। लगभग 200 जातियाँ इसकी अभी तक खोजी जा चुकी हैं। भारत में लगभग 31 स्पीशीज़ पाई जाती हैं या क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया पठानकोंटेसिस, रिक्सिया गेंजिटी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। राजस्थान में लगभग रिक्सिया की 14 जातियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? रिक्सिया अबुएंसिस है, रिक्सिया जोधपुरेंसिस है, रिक्सिया फ्लूटेंस है और रिक्सिया रेटिकुलेटा है। तो ये 14 जातियाँ लगभग जो है राजस्थान में इसकी पाई जाती हैं। इंडिया में लगभग कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? 31 जातियाँ। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 200 जातियाँ इसकी पाई जाती हैं। रिक्सिया की अधिकतर जातियाँ तो वैसे टेरेस्ट्रियल स्थल में ही पाई जाती हैं, जो कि स्थल में भी कहाँ पर? जो फुट हिल्स होते हैं, मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो कि जहाँ पर की ह्यूमिडिटी भी होती है, शेडी प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर जो है रिक्सिया की जातियाँ पाई जाती हैं। सिर्फ 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं, रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सिया अबुएंसिस, जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं? जल में पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं, फ्री फ्लोटिंग होती हैं, यानी कि स्थिर जल पर जो है फ्री फ्लोटिंग के रूप में ये पाई जाती हैं। तो ये दोनों जातियों के नाम आपको रिक्सिया का याद रखने, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि रिक्सिया की 2 ऐसी स्पीशीज़ के नाम लिखिए जो कि जो है जल में पाई जाती हैं। तो कौन सी है? रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सिया अबुएंसिस ऐसी जातियाँ हैं जो कि जल में पाई जाती है। इसके अलावा रिक्सिया रेटिकुलेटा है जो कि ड्राई हैबिटेट में पाई जाती है। इसके साथ ही एक जो रिक्सिया ये वाली अपन ने पढ़ी ना, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, ये कहाँ पे पाई जाती है? होती तो ये भी स्थलीय, लेकिन अधिकतर रिक्सिया की जाती हैं तो क्या है कि जो है रेनी सीजन में मिलती है। लेकिन जो है रिक्सिया क्रिस्टेलाइना जो स्पीशीज़ है ये जो है विंटर में भी या शीत ऋतु में भी पाई जाती है। तो ये कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की हमने बात करी है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपको कम से कम 2 स्पीशीज़ जो कि
एक्वेटिक है वो आपको पता होनी चाहिए। 2 स्पीशीज ऐसी पता होनी चाहिए जो कि टेरेस्ट्रियल होती हैं, और एक एग्जाम्पल आपको ऐसा भी पता होना चाहिए ड्राई हैबिटेट में जो रिक्सिया की स्पीशीज़ पाई जाती है। तो एक तरह से आपको जो है कम से कम ये स्पीशीज़ जो है सामान्य रूप से आपको याद होनी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट किसका, रिक्सिया का। अब हम बात करते हैं गैमेटोफिटिक फेज की। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा में जो है गैमेटोफाइट जो है मेन स्टेज होती है, और प्लांट बॉडी इसकी क्या होती है, थैलोइड, थैलस स्ट्रक्चर होती है इसकी। और थैलस कैसा होता है इसका, प्रोस्ट्रेट होता है, यानी कि श्यान लेटा हुआ होता है, चपटा होता है, और क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। ये आप देखिए कि इसका जो है ये क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांच है। आगे से जो है कितने भागों में बट रहा है, 2 भागों में बट रहा है, और डॉर्सी वेंट्रल होता है, और इसमें प्रोमिनेंट मिड रिब प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस। और इसकी जो डोर्सल सरफेस होती है, इस पर जो थैलस होता है, ये आपको एक प्रोमिनेंट मिड रिब इस पर दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो रिक्सिया की प्लांट बॉडी होती है वो क्या कहलाती है, थैलोइड कहलाती है। और इसका थैलस क्या होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। ये डायग्राम में आपको एक डायग्राम को देखते ही समझ आ जाएगी इसके तीनों कैरेक्टर। प्रोमिनेंट मिडरिप, ये प्रोमिनेंट मिडरिप है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होता है, प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर नोच होती है जिसमें कि ग्रोइंग पॉइंट होता है। ये आप देखिए, ये शीर्ष भाग है इसका, और हर शाखा के यहाँ पर जो है इस जगह पर क्या होती है, नोच होती है, और इस नोच में जो है क्या पाया जाता है, ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है। तो ये तो क्या हो गई, इसमें मिडरिप हो गई, और इसका जो ये वाला हिस्सा होगा यहाँ पर क्या होगी, नोच होगी ये इस वाले हिस्से पर, और यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है। अब देखिए आप, वेंट्रल सतह पर 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, राइजोइड और स्केल्स। ये देखिए आप, ये इसकी वेंट्रल सरफेस ये आपको दिखाई दे रहे हैं जड़ जैसे, राइजोइड्स इनको कहते हैं। और इसमें बीच में ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, स्केल्स कहलाते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पर 2 तरह की रचनाएं होती हैं, कौन कौन सी, राइजोइड्स और स्केल्स। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्केल्स हैं, और ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये राइजोइड्स हैं। तो ये जो है किसी भी रिक्सिया के थैलस के एक जनरल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी, जो कि बाहर से हमें दिखाई देती है, बाह्य संरचना जिसे हम कह दें। तो यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखने वाली बात है। राइजोइड्स पाए जा रहे हैं वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर ही क्या पाए जा रहे हैं, स्केल्स पाए जा रहे हैं। एपिकल नोच होती है जिसमें कि क्या पाए जाते हैं, ग्रोथ पॉइंट होता है या ग्रोइंग पॉइंट होता है। और मिड रिप पाई जाती है जो कि डॉर्सल सरफेस पर होती है। मिड रिप किस सरफेस पर है, डॉर्सल सरफेस पर है। बाकी राइजोइड्स और स्केल्स जो है वो किस सरफेस पर है, वेंट्रल सरफेस पर होते हैं। हम इसके अलग अलग हिस्से जो है राइजोइड्स और हमने स्केल्स पढ़े वो अलग अलग हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोइड्स क्या होते हैं कि इसमें 2 प्रकार के राइजोइड्स होते हैं। एक तो स्मूथ वॉल्ड होते हैं, स्मूथ इनर वॉल लिविंग सेल्स होती हैं, और एब्जॉर्प्शन जो है मेन फंक्शन होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो अच्छे से ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसके राइजोइड्स होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, अंदर की जो इनर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, और एब्जॉर्प्शन जो है मेन काम इनका होता है। इसके बाद ये देखिए स्मूथ वॉल्ड है। इसके बाद क्या होता है, ये दूसरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ट्यूबरकुलेटेड, गुलीकीय मूलाभास। इनकी अंत्य भित्ति पर अनेक पैग लाइक जो है उभार होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये इनर सरफेस है, इस तरह के उभार इस पर पाए जाते हैं। जबकि यहाँ स्मूथ वॉल में किसी तरह की स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं पाई जाती। तो जब उभार अंदर की वॉल पर उभार पाए जाते हैं तो इसको हम कौन सा कहते हैं, ट्यूबरकुलेटेड। ये आप देखिए, और इनका काम क्या होता है, राइजोइड्स का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना, और साथ ही में जो प्लांट बॉडी है उसको स्टेबिलिटी देना, ताकि इसका काम होता है, राइजोइड्स का काम होता है। तो ये 2 तरह के राइजोइड्स, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड कैसे पहचानेंगे, इनर सरफेस पर इस तरह से पैक लाइक स्ट्रक्चर होंगी जिससे कि हम इसको पहचान लेंगे कि ये ट्यूबरकुलेटेड है, और स्मूथ वॉल्ड में किसी तरह की संरचनाएं नहीं पाई जाती। अब देखिए आप स्केल्स, ये इसके ये स्केल्स होते हैं, और स्केल्स क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं, और
साथ ही ये पाए कहाँ जाते हैं, वेंट्रल सरफेस पर। ये वाले, ये देखिए, ये राइजोइड्स है, इसे तो राइजोइड्स है, लेकिन ये जो है इसके क्या है, स्केल्स हैं। ये देखिए आप, स्केल्स होते हैं और एपिकल नोच जैसे होती है वहाँ पर जो है बहुत डेंस होते हैं ये। तो ये आप ध्यान रखें कि जहाँ एपिकल नोच होती है वहाँ पर जो है ये ज़्यादा होते हैं और प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, थैलस की वेंट्रल सरफेस पर ये मिलते हैं। तो ये एक राइजोइड और स्केल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी। अब देखें आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस क्या होता है, आंतरिक संरचना। थैलस की आंतरिक संरचना को दो भागों में हम बांट सकते हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कहें एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, फोटोसिंथेटिक रीजन। अब देखिए आप कि सेल में जो है इसकी जो सेल होती है, ये वाली सेल आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि जो ऊपर की जो सेल दिखाई दे रही है ना आपको गोल गोल, ये हाइलिन होती है और इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और इसको हम क्या कह देते हैं, अपर एपिडर्मिस भी कह देते हैं इसको। ये मिलकर किसका निर्माण करती है, अपर एपिडर्मिस का। और साथ ही थोड़ी गोल भी होती है और इन सेल के कंपैरिजन में, नीचे वाली सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी भी होती हैं, हाइलिन होती हैं यानी कि पारदर्शी होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। ये देखिए अब इसमें कहीं पे भी आपको कोई क्लोरोप्लास्ट नज़र नहीं आ रहा है। और ये क्या कहलाती है, अपर एपिडर्मिस कहलाती है। और अब देखिए अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक की सेल्स जो हैं, इन सेल में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ये देखिए आप, दिख रहा है। और सेल अरेंज इन आइसोलेटेड वर्टिकल रोज, ये वर्टिकल रोज में एक अरेंजमेंट इनका होता है। और ये जो सेल्स होती हैं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, तो नेचुरली ये किस कलर की होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। लेकिन जो अपर एपिडर्मिस पर जो है आपको सेल दिखाई दे रही हैं, जो कि इन सेल के कंपैरिजन में बड़ी हैं और पारदर्शी होती हैं। और तो ये वाली, ये तो किसका निर्माण करेंगी, अपर एपिडर्मिस का निर्माण करेंगे। और ये जो सेल्स बन गई हैं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट है और वर्टिकल रोज जिन्होंने बना ली हैं, इसको हम क्या कहलाते हैं, कह देते हैं हम इसको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है। जब क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा। ये मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक तंतु की शीर्ष कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिसमें जो कि हाइलिन होती है और क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता। और ये थैलस की क्या बना रही हैं, अपर एपिडर्मिस बना रही हैं। एयर चैम्बर्स आर प्रेजेंट बिटवीन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह क्या में क्या क्या होती है, एयर चैम्बर्स। ये क्या कहलाते हैं, एयर चैम्बर्स। और ये जो है एयर पोर होते हैं ऊपर, जो कि क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो गैसों का जो एक्सचेंज होगा वो इन्हीं पोर के द्वारा होता है। तो पहला जो इसका पार्ट होता है थैलस के, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमने इसे दो भागों में बांटा। जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा रीजन है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, जिसमें कि सेल्स में जो है क्या है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसकी की वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। और बीच में जो है जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, एयर चैम्बर्स होते हैं। और ये एयर चैम्बर एयर पोर के द्वारा क्या करते हैं, बाहर की तरफ खुलते हैं। ये देखिए, ये इसका आउटलाइन डायग्राम है। ये नीचे की तरफ इसमें क्या पाया जा रहा है, ये अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये कौन से हैं, ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं। और ये क्या है, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स हैं। तो नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं। और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस है, ये जो कि सिंगल सेल थिक होती है, ये वाली लोअर एपिडर्मिस है। और इस लोअर एपिडर्मिस पर क्या पाए जा रहे हैं, इसे और राइजोइड्स पाए जा रहे हैं। और जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, राइजोइड्स पाए जा रहे हैं, जो कि ट्यूबरकुलेटेड भी हो सकते हैं और स्मूथ वॉल्ड भी हो सकते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि दो भागों में बांटी हमने, पहला हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेटिक रीजन, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। अब देखिए आप, ये क्या सा रीजन है इसका, स्टोरेज रीजन। वेंट्रल नीचे वाला क्षेत्र है, मेडअप ऑफ कॉम्पैक्ट कलरलेस पैरेन्काइमेटस टिश्यू विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। देख लीजिए आप, ये पूरी की पूरी कौन सी सेल है, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। और इन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में जो है
कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसका जो स्टोरेज रीजन होता है वो किससे बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। और जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स में किसी भी प्रकार का जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट एज स्टोरेज फूड, इसमें जो है स्टार्च ग्रेन होंगे जो कि स्टोरेज फूड के रूप में होते हैं बीच बीच में, और इसीलिए ये रीजन कौन सा रीजन कहला रहा है, स्टोरेज रीजन कहला रहा है। फ्यू सेल्स ऑफ लोअर एपिडर्मिस इलोंगेट टू प्रोड्यूस राइजोइड्स, ये देखिए आप, लोअर एपिडर्मिस और कई बार सेल लंबी हो गई, और पहले ही बताया मैंने कि ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं। तो ये इसका दूसरा क्षेत्र हुआ, कौन सा रीजन हुआ, स्टोरेज रीजन, जो कि किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। और फूड किसके रूप में बन रहा है, स्टार्च के रूप में कलेक्ट हो रहा है, स्टार्च के रूप में संग्रह हो रहा है। फूड बनाने का काम कौन कर रहा है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन, पढ़ा है ना हमने कि फोटोसिंथेटिक रीजन में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा और फूड बनेगा, और फूड बनेगा तो वो स्टोर कहाँ पर होगा, इस स्टोरेज रीजन में होगा। तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा तो स्टोरेज रीजन है और कौन सा फोटोसिंथेटिक रीजन है। तो परीक्षा में आपसे जो है इस पे पूरा थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम भी आपसे पूछा जाता है, अलग अलग इसके कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से रीजन है उसके बारे में पूछा जाता है। उनके हम जो है थैलस की इंटरनल एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर ली है। अब बात करेंगे हम इसके रिप्रोडक्शन की। ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले बात करेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। रिक्सिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो या तो ट्यूबर से हो सकता है, या फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, या परसिस्ट एपिक से हो सकता है, एडवेंशियस ब्रांचेस से हो सकता है, या राइजोइड से हो सकता है। 4 तरह के जो हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं, किसमें, रिक्सिया में। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्यूबर की। तो ट्यूबर या कंद के द्वारा, तो रिक्सिया की कई जातियां जो होती हैं, जैसे कि रिक्सिया पैरिनस है, रिक्सिया वेसिकाटा है, रिक्सिया बल्बीफेरा है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही इनके थैलस का जो है ग्रोथ पीरियड खत्म होता है तो गोलाकार कहते हैं हम, मल्टी सेलुलर जो है कि स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। और नॉर्मली ये कहाँ पर होते हैं, शाखाओं के शीर्ष भाग पर जो है डेवलप होते हैं, जो कि जैसे ही जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं उसमें तो क्या रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रोथ पीरियड ख़त्म होता है तो थैलस जो होता है इस पर, यहाँ पर थैलस के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या होता है, खाना या भोजन खाद्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, चारों तरफ जो एक मोटी कवरिंग बन जाती है इनकी तरफ, जो होता है इस तरह से हेयर्स भी आ जाते हैं जो कि इनको जो है एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं वैसे ही ये प्लांट्स बॉडी से अलग हो जाएंगे, एक नए प्लांट का निर्माण कर लेंगे। तो ये किसके द्वारा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव के द्वारा। फिर होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब थैलस जो है, जो मान लो ये थैलस है, इसका जैसे पुराना कोई भाग होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डेड हो जाएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, वहाँ पर ये दोनों शाखाएं क्या होंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और हर शाखा जो एक नए प्लांट का निर्माण कर लेगी। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा है, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन द्वारा। इसके बाद है परसिस्ट एपिक्स। अब क्या होता है परसिस्ट एपिक्स में, क्या होता है कि स्पेशली जो स्पीशीज़ ड्राई रीजन में रहती है, ड्राई उसमें पाई जाती हैं, जैसे कि हमने ड्राई का एग्जांपल हमने पढ़ा था, कौन सी स्पीशीज़ जो है शुष्क आवास में पाई जाती है, रिक्सिया रेटिकुलाटा हमने पढ़ा था। तो इस तरह की रिक्सिया की स्पीशीज़ जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं उनमें क्या होता है, इस तरह का जो है नॉर्मली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो है एडवर्स कंडीशन होती हैं तो ये जो है थैलस का जो शीर्ष भाग है ये नष्ट नहीं होता, बाकी पूरा थैलस क्या होता है, नष्ट हो जाता है, डिके हो जाता है, और शीर्ष भाग जो है ज़मीन में दब जाता है। और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये शीर्ष भाग जो है वृद्धि करके नए प्लांट का निर्माण कर देता है। इसके बाद आता है एडवेंशियस ब्रांचेस। एडवेंशियस ब्रांचेस कुछ जाती हैं रिक्सिया की, जैसे रिक्सिया फ्लोरेंटिस है, ये मिडरिब आपको दिखाई दे रही है। मिडरिब में जो है यहाँ से जो है कुछ एडवेंशियस ब्रांचेस निकल जाती हैं और एडवेंशियस ब्रांचेस प्लांट से अलग होकर नए प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। तो ये एडवेंशियस ब्रांचेस। इसके बाद राइजोइड्स। राइजोइड्स में क्या होता है, जैसे कि एक स्पीशीज है रिक्सिया ग्लाका, इसमें क्या होता है कि जो राइजोइड्स होते हैं इनके जो शीर्ष टिप होते हैं वहाँ पर एक सेलुलर मास बन जाता है और जिसे कि हम गैमा कहते हैं, और ये गैमा अनुकूल परिस्थितियों में नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। राइजोइड्स का जो
ऊपर वाला हिस्सा है ना, टिप वाला, ये मोटा हो जाता है थोड़ा सा, और सेलुलर मास की वजह से मोटा हो जाता है, जिसे कि हम जैमा कह देते हैं, और जिसको जो है अनुकूल परिस्थिति में नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। इसकी जिस स्पीशीज़ में नॉर्मली ये होता है रिक्सिया ग्लाका, वो स्पीशीज़ है। तो इस तरह के जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्सिया में पाए जाते हैं, ट्यूबर बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एपिक्स, एडवेंशियस ब्रांचेस एंड राइजोइड्स। तो इस तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो है रिक्सिया का जो है जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े कि रिक्सिया में क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि रिक्सिया का जो है हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राजस्थान में कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, भारत में कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। साथ ही हमने जो है उसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इंटरनल मार्फोलॉजी पढ़ी, और रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा। तो रिक्सिया का जो ये पार्ट 1 हमने आज पढ़ा है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि परीक्षा में इस पर बहुत सारे प्रश्न हर तरीके से पूछे जाते हैं। तो अब हम जब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तब हम इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से उसमें क्या महत्वपूर्ण है ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।